चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा-सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक। इन शॉर्ट वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी चीज़ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो हम बात करते हैं। वेट सेकंड जी। हमारे पास जो डाटा गिवन होता है विद रिस्पेक्ट टू सीरीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं, प्रोफाइल डाटा प्रोफाइल डाटा की बात करते हैं कि हमारे पास हर इंस्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट से एवरी मिनट, एवरी 10 मिनट और एवरी 15 मिनट्स या हमारे पास एवरी आवर का जो इंटरवल के लिहाज से हम विंड स्पीड की जो एवरेज स्पीड स्टोर करते हैं, उसको कंसाइड करने के लिए यानी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी भी खास स्पीड, फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या है या 5 मीटर पर सेकंड जो स्पीड आ रही है हमारे पास विंड टरबाइन की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है फॉर द होल पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपने स्टडी पीरियड टाइम है उसके ऊपर आपने कैलकुलेट करना है ताकि आप उसमें टोटल एनर्जी यील्ड कर सकते हैं, वो आप फाइंड आउट कर सकें। फ़र्क क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का? वो ये है कि एक तो अगर आपके पास डाटा, जब टाइम सीरीज़ डाटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मली आपको स्टडी चाहिए होती है ओवर द लास्ट 50 और 100 ईयर्स, ठीक है? उसमें ये होता है कि आपके पास जो डाटा है बाज़ इलाके का अवेलेबल भी नहीं होता। दूसरा ये कि आपके पास जो स्टोरेज प्रोसेस होता है, डिवाइसेज़ होती हैं जिस पे आप स्टोर करते हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ डिवाइसेज़ फॉर दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लास्ट 50 ईयर्स की बात करें जिसमें हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि इम्प्रूव नहीं हुई थी, तो उस सूरत में या तो ये सेव करते थे डिस्क की फॉर्म में या दे हैव टू स्टोर द डाटा इन अ हार्ड कॉपी at one place. Still now, if you have some data, so आप अभी जो क्या बात है बच्चे अभी तक आते जा रहे हैं। अभी जो डाटा स्टोर होता है आइदर दे कैन स्टोर इन क्लाउड और आइदर दे आर सम सर्विसेज, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं ग्लोबल विंड एटलस के नाम से अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको कुछ डाटा वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम अगेन वही है कि यू हैव अ लॉट ऑफ सेट ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग के लिए टाइम चाहिए होगा, स्टोरेज चाहिए आपको, अगर आप एक्सेल शीट भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी अगर सैम्पलिंग टाइम अगर 1 मिनट का है फॉर 1 होल ईयर्स के लिए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास कितने नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे उसमें बताइए? एक साल में कितने मिनट्स होंगे टोटल? जी, अज़ीम आज़िम। फहद, एक साल में कितने मिनट्स होंगे? सर 15 करोड़। सर 15 करोड़ 76 लाख 8,000। 15 करोड़? फाइव यार लैख ट्वेंटी साइंसिस फाइव थाउजेंड फाइव लैख साइंस की फॉर्म में बता दो ना। 5,25,600। सर मिनट। मिनट पूछ रहा हूँ यार। 24 घंटे, घंटे में कितने होते हैं? 60। हाँ, कैसे निकालेंगे? सर 525600। एग्जैक्टली आप मल्टीप्लाई 365 डेज, एवरी डे इज 24 hours 24 आवर्स एंड 24 आवर्स मल्टीप्लाई 60। बाय 60, Yes. ठीक है। सो दीज आर द सैंपल डाटा। सिंपल अगर आपको सैंपल अपने स्टोर करना होगा आपके रिकॉर्ड में, दैट इज दिस अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये 525600 आएगा। इसी तरीके से अगर आप आवर्स की बात करते हैं तो कितना यस बनेगा? सर। 8760 होगा तकरीबन, ठीक है। उस सूरत में क्या होता है कि अगर बाज़ दफ़ा आपको टाइम सीरीज़ डाटा रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब आप एनालिसिस में अभी जिस तरह आज की कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे उसमें आपको उसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो उस सूरत में हम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की फॉर्म में उसको सेव करते हैं, जो कि आपको सिर्फ 2 वेरिएबल्स के ऊपर तमाम डाटा को रीप्लॉट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसकी इक्वेशन मैंने डिफाइन कर दी वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पे जो ए है वो आपके पास
यू कह लें कि विंड स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, यू कैन से दिस इज द मीन विंड स्पीड, और के आपका शेप फैक्टर है जो उसका के शेप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो v है, v इज द वेलोसिटी या विंड स्पीड, आप यहाँ पे इसको रेफर कर सकते हैं। दिस इज फंक्शन गिव यू द वेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसी तरीके से अगर सो नाउ यू कैन, यानी कि जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है विंड प्रोफाइल की एट एनी पर्टिकुलर साइट, आप उसको दो वेरिएबल्स की फॉर्म में उसको स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि डिफरेंट शेप फैक्टर का क्या फ़र्क पड़ता है कर्व के ऊपर। सो आज की क्लास में हम ये ड्रॉ करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे किस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती हैं। उसके अलावा एक और मैंने बताया था रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसमें ये होता है कि यू नीड ओनली वन वेरिएबल टू स्टोर द डाटा विच इज मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो शेप फैक्टर होता है वो कांस्टेंट होता है विच इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2। तो अगर आप वीबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें अगर आप k का जो फैक्टर होगा आप उसको 2 के बराबर कर लेंगे, तो उस सूरत में आपके पास रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन था कि वीबल डिस्ट्रीब्यूशन का और रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व फिटिंग, बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कर्व फिटिंग वगैरह के जो प्रोसेस है, जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, हम उसको इस्तेमाल करके दोबारा रीप्लॉट या उसको जो विंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम दोबारा हासिल करते हैं। डिफरेंस देख लें, जो आपके पास एक्चुअल डाटा है ये रिप्रेजेंट किया गया एक्चुअल डाटा को, ठीक है। उसके बाद जो डैश लाइन है इसमें ये हमारे पास वीबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, उसकी फिटिंग है। और उसके बाद रेलिक कर्व है, वो उसकी उसकी फिटिंग जो है कंटिन्यूस लाइन से शो कर रहा है, ओके। तो आप इसमें देख सकते हैं ऑब्वियसली दे डू नॉट कंसाइन द एक्चुअल वैल्यू, मतलब उसके थोड़ा सा आपके पास टॉलरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप पीक की बात करें वेबल में, आपके पास जो फॉर एग्जांपल 6 मीटर पर सेकंड के ऊपर जो पीक आ रही है, so it's not exactly the same, it shows a little bit more probability. On the other hand when you have the relic curve, तो आप ये देखें स्टार्टअप में इसके ऊपर जो कर्व है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्चुअल रिलेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरर सिस्टम में रहता है इस चीज़ का। चलें, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जी सर एंड का जो क्वेश्चन था उसका पार्ट ए और बी कौन से फॉर्मूले से सॉल्व हुआ था? वो ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है। This one over here, ठीक है। दिस इज द रेफरेंस लेंथ, ओके, दिस इज द रेफरेंस हाइट जो गिवन थी 50 मीटर थी शायद या 5 मीटर थी। ये रेफरेंस स्पीड आपको गिवन थी और ये वो लेंथ थी जिसके ऊपर आपने कैलकुलेट करना था, ओके। नॉर्मली अभी अगर आप देखेंगे मैं आपको कुछ डाटा दिखाऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया आपको पूरा प्रोफाइल डाटा बाद स्टडी के लिए नहीं चाहिए, मतलब इनिशियल लेवल पर अगर आप स्टडी परफॉर्म करते हैं किसी साइट्स की सूटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, उस सूरत में आपके पास जो टाइम सीरीज डाटा होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप क्या करते हो, जो ग्लोबल विंड एटलस डाटा है जो आज दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ पे आपको वीबल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर दिए जाएंगे और उसमें रेफरेंस जो हाइट होती है वो भी गिवन होती है अलोंग विद द रेफरेंस लेंथ। तो उसमें आप ये क्या करते हो कि ये फार्मूला यूज करके एट योर एक्चुअल हाइट ऑफ द विंड टरबाइन, ठीक है, उसके ऊपर आप जो है ना विंड की स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चले, जो सबसे पहला टास्क है यहाँ पे
आपने क्या करना है, आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट द विंड स्पीड प्रोफाइल कह लें, या प्रोफाइल तो नहीं है, उसमें आप ये कह सकते हैं आपने हिस्टोग्राम डिजाइन करना है फॉर विंड स्पीड फॉर द रेंज ऑफ 1 to 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें आपके पास दो साइट्स गिवन है, बोथ आर इन जर्मनी। दिस इज वन फॉर द बर्लिन जो सिटी है, और एक सिटी है वो म्यूनिसिपैलिटी है, मतलब एरिया है, उसको कहते हैं लिस्ट। ये वो एरिया जो नॉर्थ सी जो आइलैंड है वहाँ पे जर्मनी का नॉर्थ साइड, वहाँ का ये कुछ एरिया है जो कि सूटेबल है ऑफशोर विंड फार्म इंस्टॉलेशन के लिए। तो डाटा आपके पास जो रिसीव हुआ है इसमें यूरोपियन विंड एटलस से इन्होंने एक्वायर किया है। तो यहाँ पे जो आपके पास मीन वैल्यू है विंड स्पीड की इन दो साइट्स के ऊपर वो है 4.1 मीटर पर सेकेंड, और लिस्ट के ऊपर है 7.1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके ऊपर जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास 2.3 मीटर पर सेकेंड है, और आपके पास जो लिस्ट के ऊपर है वो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलें बताएं मुझे, इबाद। स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं? जी, हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, कौन बताएगा यार मुझे, तो मैथमेटिक्स के हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन वैल्यू? फहद, आवाज आ रही है आपको? सर मीन तो सब डेटा को ऐड करके उसके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके निकलता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन? सर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें मीन निकालना पड़ता है, उसके बाद हर डेटा पॉइंट से सर उसके मतलब स्क्वायर रूट होता है, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर सम लेके उसको डिवाइड करके रूट लेना पड़ता है। फार्मूला याद है? बताओ फार्मूला लिखो। जी सर, जी सर, जी सर। सर मतलब जो जितनी भी हमारे पास सारी क्वांटिटीज है सबका जो अमाउंट है उसको ऐड किया, फिर उसको माइनस किया मीन के साथ, फिर उसका स्क्वायर लिया, फिर उसको डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, एंड ओके, ऑलराइट। मीन तो ऑब्वियसली कॉमन सी चीज है, आपको पता है कि तमाम नंबर्स को सम करके डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ सैंपल से जो आपके पास अवेलेबल है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आपके पास फार्मूला है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, एंड देन वी हैव अ समेशन साइन। ओके, आज मेरे पास माउस नहीं है इस वजह से कुछ सही लिखा नहीं जा रहा। इसमें आपके पास जो भी वैल्यू है, जितनी भी एवरेज वैल्यू है उसकी डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू, ठीक है, माइनस ये म्यू आ जाएगा यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताती है कि आपके पास मीन डेविएशन कितनी है, मतलब डाटा की विद रिस्पेक्ट टू मीन वैल्यू, मतलब डाटा जो नॉर्मली मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है। ओके, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे या उस पर काम करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्रॉ करेंगे, तो यू विल नीड ओनली दिस टू वेरिएबल लाइक अ मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन। But for the wind profile data, we use Weibull distribution. Normally, there are different methods to calculate based on these two value, or based on the time series method to calculate the factor A. This is a scale factor, which is Weibull distribution scale factor, in that is roughly represent the mean value. And then we have a shape factor of the Weibull distribution. Normally shape factor determine होता है
मेथड होता है, एस्टिमेशन मेथड कहलाता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। ठीक है, मेथड का नाम है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, एस्टिमेशन मेथड है, जिसके तहत जो भी टाइम सीरीज डाटा है उसको इस्तेमाल करके हम ये शेप फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। नॉर्मली ये दोनों वैल्यूज जो है आप किसी भी एक साइट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक मेथड तो ये है अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे? आइदर वी कैन यूज दिस इक्वेशन जो मैंने यहाँ मेंशन की है, either we can use this equation over here। ठीक है, स्केल फैक्टर आपके पास गिवन है और ये शेप फैक्टर आपके पास गिवन है। सो यू विल प्लॉट और यू कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, फ्रॉम 1 to 24 या 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड के लिहाज से। ओके, यू कैन डू दिस मैनुअली एज वेल, या आप घर पे कीजिएगा। लेकिन हम आज यूज़ करते हैं एक्सेल शीट को, कि उसमें हम कौन कौन से फार्मूले जो हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? प्रॉब्लम क्लियर है व्हाट वी हैव टू डू? यस सर। अच्छा जी, क्या बात है, ये एक्सेल शीट भी नहीं खुल रही। वेट सेकंड। Okay, now you can see the Excel sheet. All right. So सबसे पहले हमारे पास क्या है? टू साइट्स हैं, वन इज बर्लिन, अनदर वन इज लिस्ट। हमारे पास शेप फैक्टर क्या है? ए एंड के। क्या वैल्यू है शेप फैक्टर की? बताएं मुझे। जी हसन, सर याद नहीं है सर, ये 1.3 1.9 थी अभी सर। आप परफॉर्म नहीं कर रहे मेरे साथ, जो स्क्रीन मैं कह रहा हूँ आप लोग परफॉर्म करें साथ में। सर वो सारे वो सर जो स्क्रीन आ रही है इसकी जूम और उसकी वो थोड़ी सी वो कोलाइड आ रही है, उस पे काम करते तो वहां से हट जाता है। अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? यार उसको छोटा कर लो ना, जो स्क्रीन को। सर वो वहां पे कर रहे हैं, जब काम करते हैं सर वो जूम की वो नीचे आ जाता है, विंडोज मिनिमाइज हो जाती है। अरे भाई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप इस पर्टिकुलर चीज, मतलब स्क्रीन से क्या मतलब, इसको थोड़ा हाफ पे स्क्रीन पे ले आया ना स्क्रीन को। यहाँ आपके पास जो स्केल फैक्टर है बर्लिन का 4.9 है और लिस्ट का जो है वो 8 है। ठीक है, सर 4.1 है। नहीं मीन वैल्यू है, मैं शेप फैक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दो अलग चीजें हैं। ए और के की बात कर रहा हूँ मैं। स्केल फैक्टर और शेप फैक्टर दे आर डिफरेंट। ओके इसमें जो सर। स्केल फैक्टर होता है एग्जैक्टली मीन वैल्यू के बराबर नहीं होता, ये थोड़ी सी इंटरपोलेशन वगैरह या इसमें कोई एस्टिमेशन की जाती है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, हम वो भी अप्लाई करके देख लेंगे, तब आप मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल करेंगे। और के जो है आपके पास 2.15 एंड फॉर बर्लिन यू हैव 1.9। ओके, अब आपने चाहिए वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेलोसिटी, आप इसको डिटरमाइन करना चाहते हैं फॉर द विंड स्पीड ऑफ 1 to 24, so you can just write 1 2 3 4 over here, select them and drag them.
ठीक है, अप टू क्या हुआ, चले। So we have to find the probability of the wind speed, that is in meter per second, from 1 meter per second to 24. Okay. अब for the Weibull distribution function, again यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला है, यहाँ पे you have to first press equal sign and then you write Weibull. So you can see screen share आपको इस वक्त नजर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आपका Weibull.dis के नाम से फंक्शन है। You can double click just on that, so you can या फंक्शन इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4 वेरिएबल्स आपने इसको डिफाइन करने हैं। जो इसमें पहला है x, वो आपकी वो रेंज है जिसके ऊपर आप इसको मतलब x एक्सिस में आपने जो विंड स्पीड है वो डिफाइन करनी है, जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज फ्रॉम 1 to 24। आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो सेल नंबर आ है D10 से लेकर D33 है, एंड देन कॉमा, उसके बाद जो आपके पास जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा हियर। यहाँ पे अल्फा से मुराद शेप फैक्टर है विच यू गिव असाइन एज k, दैट इज 1.9 फॉर बर्लिन। एंड देन जो थर्ड एलिमेंट्स है दैट इज द स्केल फैक्टर विच इज 4.9, और जो 4 फंक्शन है आप उसको फॉल्स करेंगे क्योंकि इसमें दो किस्म की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपने अक्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट करना है या नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो वी हैव टू प्लॉट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो दिस इज फॉर दैट फॉल्स। आप ब्रैकेट क्लोज करें एंड देन यू कैन जस्ट प्रेस इंटर। तो आपके पास जो है डेंसिटी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज है फॉर अगेंस्ट ईच विंड स्पीड वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से you can repeat the process for list another site. Again you need the wind speed over here. Second is your shape factor which is k. Third one is your scale factor which is the value 8, and the last one would be false. Okay, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है फॉर बर्लिन। यहाँ आप लिख सकते हैं PDF फॉर बर्लिन, and this is also a PDF function for list. Okay, now if you want to draw both together, you can just simply select all the element and you can go to insert and you can press recommended chart. यहाँ पे आप जो second option है that is much more suitable because we have to plot both distribution functions separately with respect to the wind speed. तो यहाँ आपके पास जो option है plot आपके पास आ जाएगा distribution function something like this. Alright, जो इसमें orange curve है
so we can just label them as well. If you go to the select data, so over here you can decide which series is which one. So the first one is for the PDF for Berlin, and then the second one is PDF for the list one. Okay, we can also label the axis. The axis जो आपके पास x axis है, that is wind speed. That is in meter per second. जो y axis है आपके पास, that is the probability function. Okay. चलें, इस कर्व को कौन एनालाइज करके मुझे बताएगा? यहाँ अगर आप देखें दोनों चीजों में, what do you think, which side is more suitable? Berlin or the list one? जी हसन, सर लिस्ट। कैसे? सर जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मैक्सिमम आ रही है। मैक्सिमम क्या आ रही है? पीक यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है? लिस्ट बर्लिन की ज्यादा नहीं आ रही? यस सर 0.17। बर्लिन सर, यस सर बर्लिन। कैसे सूटेबल है बताओ सही। सर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है ना सर वहाँ पे, यानी एक सर्टेन पॉइंट पे पीक आ रही है। कैन यू Maximum डिटरमाइन peak दैट दे रहा है। फ्रॉम जस्ट विद द कर्व? चलें, जो तीसरा पार्ट है न्यूमेरिकल, तो मैं बेसिकली आपने इसको इस चीज से डिसाइड कर सकते हैं कि किससे आप सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपली इस कर्व को देखें तो डिपेंड करता है, मेरे नज़दीक जो है लिस्ट की जो है प्रोबेबिलिटी, जो कैरेक्टरिस्टिक है विंड की, वो ज़्यादा सूटेबल है। उसके सेंस इस सेंस में देख लें, पहली बात तो ये है कि ये एक वाइडर रेंज के ऊपर काम कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो विंड की स्पीड है, वेरिएबल विंड स्पीड, विंड टरबाइन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी जो विंड जो कैप्चर कर सकेगा अप टू 3 मीटर अबव, अप टू 11 मीटर पर सेकंड की विंड स्पीड को वो कैप्चर कर रहा है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो विंड की स्पीड है वो बिटवीन 3 मीटर टू 11 मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? इसकी प्रोबेबिलिटी जो है किसी एक विंड स्पीड की वो कम है, ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पीक है, फॉर एग्जांपल ये जो बर्लिन का एरिया है, वहाँ नॉर्मली जो विंड की स्पीड रहती है वो 3 to 4 मीटर पर सेकंड रहती है। ओके, लेकिन जो अदर विंड स्पीड है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है, तो वो उससे आप एनर्जी जो है ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ओके, दूसरा इसमें डिसएडवांटेज क्या है बर्लिन का, वो इस तरीके से आप समझ लें। नॉर्मली मैंने आपको पावर कर्व बताया था विंड टरबाइन का, जो मोस्ट ऑफ द विंड टरबाइन के जो पावर कर्व है, इसको जो कट इन स्पीड जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग, वो होती है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब 3 मीटर पर सेकंड पे जो का पावर कर्व है, जो उसकी जो पावर की जो डिमांड है, जो उसकी रेटेड पावर फॉर एग्जांपल 2 मेगावाट है, वो उससे बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोवाट होगी। ओके, या 200 किलोवाट होगी, वो हम डाटा शीट में देखेंगे। तो नॉर्मली आपको जो विंड टरबाइन है इस सिचुएशन में अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी रेटेड स्पीड के ऊपर वो ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, तो यानी कि आप उसमें जो जनरेटर की कैपेसिटी है वो ओवर डिजाइन कर रहे होंगे, जनरेटर को आप फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे। तो इस एरिया के ऊपर अगर आपने इंस्टॉल करना है इस विंड स्पीड के ऊपर, तो आपको
स्मॉल वैल्यू का विंड टर्बाइन जो है वो इंस्टॉल कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे हायर वैल्यू की जो आपको एडवांटेज नहीं हो रहा होगा। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल जो आप एनर्जी प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे वो एनर्जी के थ्रू आप डिटरमाइन करेंगे कि आपको कितनी इनकम होती है या कितना आपको प्रॉफिट होता है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली हमने रफ एनालिसिस किए हैं इस ग्राफ को देख के कि साइट के मुकाबले में हमारे पास कौन सा जो है बेसिकली प्रोफाइल के